अपनी पिछली वीडियो में हमने मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं के बारे में बात किया था, जिसको हम 5 हेडिंग में लिखेंगे। तो पहली हेडिंग थी एक नियोजित शहरी केंद्र, दूसरा था नालों का निर्माण, तीसरा गृह स्थापत्य, चौथा समाधान, और उसके बाद जो अंतिम हेडिंग थी वो थी विलासिता की वस्तुएं। तो एक नियोजित जो शहरी केंद्र था उसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया है, और जो 4 हेडिंग हमारी बची थी आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो नियोजित शहरी केंद्र में हमने दुर्ग और निचले शहर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नालों के निर्माण के बारे में। तो मोहनजोदड़ो के नालियों के विषय में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इतिहासकार मैके थे, उन्होंने जब यहाँ खुदाई होने के बाद जो नालियाँ और जो अवशेष उस समय मिले थे, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था कि निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। यानी कि जो उनको एक व्यवस्थित तरीके से जब उनको ये नालियाँ मिली थी तो उसके बारे में कहा था इन्होंने। तो नालियों का जो निर्माण होता था, ये अगर आप अपनी बुक में निचले शहर के जो नक्शा है, दुर्ग के बाद जो निचला शहर का नक्शा है उसको देखेंगे, तो जो सड़कें थी और जो नालियाँ थी लेक ग्रिड मेथड से बनाए गए थे, ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे, यानी कि साथ साथ और समकोण पर बनाए गए थे। समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बनाए गए थे, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इन नालियों को देखने के बाद और इन सड़कों को देखने के बाद पुरातत्वविदों ने कहा कि जब ये शहर बसा होगा तो पहले नालियों का निर्माण और उसके बाद फिर गलियों का निर्माण हुआ होगा, जिसके बाद इन गलियों में आवास बने। आवास मतलब इन लोगों ने अपने मकान बनाए। मकान का कुछ ना कुछ एक दीवार इस जो नाली थी, नाली से सटाकर बनाई गई थी, जिससे जो घरों का गंदा पानी था वो नालियों में जाता था। देखिए एक बार और बताता हूँ। पहले नालियाँ बनाई, नालियों के साथ साथ गलियाँ बनाई। गलियाँ बनाने के बाद उन गलियों के ऊपर मकानों का निर्माण किया गया, और जो घरों की जो दीवार थी, एक दीवार कम से कम उन्होंने उस नाली से सटाकर रखी, इससे जो घरों का गंदा पानी था वो नालियों के अंदर सीधे से दीवार से सीधे कहाँ चले जाता था, नालियों में चले जाता था। तो मैकी ने जब लिखा था कि एक प्राचीन प्रणाली है, तो उन्होंने कहा कि जितने भी जो आवास थे इन गलियों में, उनको सबको नालियों से जोड़ा गया था, और नाली जो थी वो ईंटों से बनाई गई थी, ईंट और गारे से चीनकर बनाई गई थी, और कुछ कुछ स्थानों पर जो नालियाँ थी उनसे लगभग कुछ दूरी पर एक हौज बनाई गई थी, हौदी बनाई गई थी। हौदी अब किस लिए? क्योंकि जो घरों का गंदा पानी था वो हौदियों में जाता था, और जो उसमें जो मिट्टी है या जो बालू है या जो और ठोस पदार्थ है वो कहाँ जम जाते थे? हौदियों में। उन हौदियों को ढकने के लिए उन्होंने ऊपर से एक चूना जो पत्थर होता था उसकी पट्टिकाएं तैयार की थी, और जो घरों की नालियों से पहले एक हौदी थी वो मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें क्या होता था? ठोस पदार्थ जमा होता था। ठोस पदार्थ जमा होने के बाद जो गंदा पानी था वो बह जाता था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे? नालियों की सफाई के लिए वो चूना पत्थर को हटाएंगे और उन नालियों की सफाई करेंगे। तो ये सब इतिहासकारों ने क्यों कहा? क्योंकि जब उनको जो नाली मिली और जो हौदी मिली, उसके बगल में उन्होंने रेत के छोटे छोटे जो कचरा था वो वहाँ अगल बगल उनको मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की जो सफाई थी, कचरे को जो क्या था नालियों के बगल में ही छोड़ दिया जाता था। और इतिहासकारों ने इसके अलावा ये भी कहा कि ये जो जल निकास प्रणाली है ये केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी। ये जो निकास प्रणाली है ये छोटी बस्तियों में भी उसी प्रकार थी जैसे बड़े शहरों में थी। और लोथल में भी इस प्रकार की कुछ नालियां मिली हैं, जहां पर जो कुछ कच्ची और कुछ पक्की ईंटों से ये नालियां बनाई गई हैं। तो आप समझ जाइए, जो नालियों का निर्माण होता था वो एक ग्रिड पद्धति में होता था, और नाली और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिड पद्धति।
उसके बाद जो हमारी हेडिंग है, हम बात करेंगे गृह स्थापत्य। अब लोगों का घर कैसा होता था उस समय, तो इसके लिए अभी मैं देखिए अभी आपके सामने उस समय का गृह स्थापत्य का एक अभी पिक्चर में आएगा आपके सामने। इसमें आप देखिए, इस पिक्चर में आप देखिए, जो घर था उसका केवल एक दरवाजा था और इसके बीच में एक आंगन था। और ये जो बड़ा सा आंगन था बीच में, घर के बीच में, यहाँ पर गर्म और शुष्क मौसम में ये लोग अपनी अन्य गतिविधियां करते थे। और घरों को देखकर, इनके जो घरों की दीवारों को देखकर और घरों के बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि उस समय ये लोग जो थे एकांत को अधिक महत्व देते थे। और जो इनके मकान थे उन पर खिड़कियां नहीं थी। इन घरों में एक स्नानागार सबके घर में था और एक कुआं, जो अधिकतर एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें से बाहर से कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है, उसको अगर प्यास लगी है या जो राहगीर है, तो उस दरवाजे से अंदर जाके कुएं से पानी पी के वो जा सकता था। लेकिन कुआं ऐसी जगह बना रखा है कि वो अंदर, घर के अंदर क्या हो रहा है वो राहगीर नहीं देख पाता था। उस समय के इतिहासकारों ने बताया कि मोहनजोदड़ो में इस तरीके के कुल 700 जो कुएं थे वो उस समय प्राप्त हुए थे। उसके बाद आप इस चित्र को गौर से देखिए कि आपको ये जो घर का जो चित्र है, इसमें आंगन कहाँ है, सीढ़ियाँ कहाँ हैं, आंगन का प्रवेश द्वार कहाँ है, कि कहाँ से आंगन में आ सकते हैं। तो आप ध्यान से एक बार इसको देखिए और उसे नोट करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे समाधान के बारे में कि लोग जब उस समय लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो लोगों को कहाँ दफनाया जाता था और किस तरीके से दफनाया जाता था। तो जब हड़प्पा स्थलों में जो समाधान मिले हैं तो ज़्यादातर समाधान गर्तों में दफनाए गए हैं। और जो गर्त, ये जो गर्त हैं, इनकी बनावट भी अलग अलग है, कोई एक निश्चित बनावट नहीं है। और जो कब्र हैं, जब इनकी कब्रों को खोदा गया तो उनकी कब्रों में मृदभांड और आभूषण मिले, जो इस ओर संकेत करती थी कि जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है वो लोग इनका भी मृत्यु होने के बाद भी उपयोग करेंगे। तो उस समय माना जाता था, ऐसी किंवदंतियां थी उस समय। तो पुरुष और महिला जो थे, इन दोनों की कब्रों में, समाधानों के शवों के बगल में जो उनकी कब्रें थी उसके बगल में उनके आभूषण भी मिले हैं। और करीब 1980 में जब हड़प्पा के कब्रिस्तान में उत्खनन हुआ तो वहां पर एक पुरुष की खोपड़ी, जो आदमी, मृत आदमी था, उसकी खोपड़ी मिली थी। उसके बगल में संग के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में जो सूक्ष्म मनकों से बना हुआ एक आभूषण था वो मिला था। ऐसे ही कहीं कुछ जगहों पर जो मृतक थे उनके पास, उनके बगल में तांबों के दर्पण भी मिले हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, जब लोग मर जाते थे तो उनकी जितनी भी वस्तुएं थी उसी शव के साथ उनको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, यह हमारी चौथी हेडिंग हो गई समाधान। और लास्ट जो हेडिंग है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं में अगर हम देखेंगे तो वहाँ एक तरीके का फायांस मिला है इतिहासकारों को। फायांस एक प्रकार का घड़ा टाइप का है जो बहुत ही कम मात्रा में मिला है, और बहुत कम मात्रा में मिले होने के कारण उन्होंने बताया है कि इसका उपयोग केवल जो उस समय धनवान लोग थे वही लोग करते थे, क्योंकि कम मात्रा में मिला है। तो इन्होंने जब रोजमर्रा की उपयोगी वस्तु को ढूंढा तो उसमें इनको क्या क्या मिला, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनको चक्कियां मिली। चक्कियां मतलब अवतल चक्कियां, मृदभांड मिले, सुइयां मिली। ये सारी वस्तुएं जितनी बस्तियों की खुदाई वहां हर जगह पाई गई। और पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ हो
अथवा महंगी हो। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें कम मिली वो चीज़ क्या होगी, दुर्लभ होगी और महंगी होगी। और जो फायांस था वो एक ऐसी ही चीज़ थी, एक ऐसा ही पात्र था। ये जो फायांस था वो घिसी हुई रेत और या बालू और उसमें रंग मिला के ये लोग बनाते थे, एक मिश्रण बना के एक पदार्थ बनाते थे जिससे ये पात्र बनाते थे। और ये पात्र संभवतः उस समय कीमती माने जाते थे और इन्हें बनाना भी कठिन था। इसके अलावा रोजमर्रा की जो चीजें मिली जैसे तकलियां वो भी मिली हैं कि महंगे पदार्थों से जो बनी दुर्लभ वस्तुएं हैं वो सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में ही केंद्रित थी। छोटी बस्तियों में ये वस्तुएं बहुत ही कम मिली हैं। माना जाता है कि फायांस जो थे वो एक लघु पात्र थे जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। और इनमें से जो ज्यादातर फायांस मिले हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ही मिले हैं। ठीक है, तो ये 5 हेडिंगों में आप मोहनजोदड़ो की विशेषताएं लिखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।